इन मई 2003। पिछले 9 सालों में मैंने बहुत जगह ट्रेवल किया। मैं इंडिया से बाहर कुछ समय तक काम किया, इंक्लूडिंग यूरोप, रशिया, नीदरलैंड्स। मैंने कुछ कंपनीज के साथ काम किया जहां पर मैंने IFRS के बारे में कुछ कंपनीज के ट्रांजिशन किए। नाउ जस्ट अबाउट माई करियर, व्हेन आई से आई वाज इन रशिया फॉर सम टाइम, वहां पर यू मे बी अवेयर कि रशिया के अंदर वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ऑफकोर्स हिंदी भी नहीं बोलते हैं। और जब मैं रशिया में था तो वहां पे मुझे थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज को, वहां की लोकल लैंग्वेज को समझना पड़ा, रशियन लैंग्वेज को। और वहां पे मैंने करीब करीब 1 साल वहां पे स्पेंड किया। उस 1 साल के दौरान नेचुरली मुझे अकेले रहना था, मुझे कुछ टाइम स्पेंड करना था और मुझे वो लोकल लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीखनी पड़ी थी ताकि मैं अपने आप को वहां पर सर्वाइव कर सकूं 1 साल के लिए। अब हुआ क्या, एक पर्टिकुलर डे पर मैं एक शॉप पर गया जहां पे मुझे कुछ वॉशिंग पाउडर खरीदा था। ना ऑब्वियसली मतलब मैं खुद ही वहां पर अपने कपड़े साफ करता था, लेकिन हुआ क्या, जब मैं वॉशिंग पाउडर लेने गया, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज कंस्ट्रेंट, इस लैंग्वेज के चक्कर में मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या बोलना चाहिए। तो हुआ क्या, मैंने उसको रशियन में कुछ वर्डिंग बोल दिया और मुझे भी श्योर नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब उस पर्टिकुलर शॉपकीपर ने मुझे बहुत गुस्से में देखा। आई वॉज सरप्राइज कि मैं क्या बोल गया। बट एनी हाउ उस दिन मैं अनफॉर्चुनेटली वॉशिंग पाउडर बाय नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे मैं अपने ऑफिस वापस गया और मैं अपने कंट्री मैनेजर से पूछा, जो मेरा बॉस था, मैंने उससे पूछा कि बॉस ये मैंने उसका शॉपकीपर को बोला था और उसने मुझे वॉशिंग पाउडर दिया नहीं, पर वो मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। देन मैं कंट्री मैनेजर, जो कि बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश भी जानता था और रशियन भी जानता था, उसने कहा कि बॉस तुम वॉशिंग पाउडर तो मांग ही नहीं रहे थे, तुम एक्चुअली एक मशीन गन मांग रहे थे। नाउ व्हेन ही सेड दैट कि मैं एक मशीन मांग रहा था, इट वाज एक्चुअली अ शॉक टू मी, बिकॉज समवेयर मैं कुछ और कम्युनिकेट करना चाहता था और कम्युनिकेट कुछ और हो रहा था। और यही वो पर्सपेक्ट है जो शायद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ने समझने की कोशिश की। जब मैं ये कहता हूं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसका मतलब कुछ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो हमें वर्ल्ड वाइड यूज करने हैं शायद। उसका आइडिया क्या है या उसका लॉजिक क्या है, वो ये है कि अगर मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं जो कि मेरी बैलेंस शीट है, जो कि मेरे P&L अकाउंट है, ये नेचुरली कुछ ना कुछ डिपिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो मेरी कंपनी की नेटवर्थ या फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करेगा। और अगर मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं तो वो मेरी एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिपिक्ट करेगा। लेकिन अगर इस चीज को इमेजिन करूं मैं उसी एग्जाम्पल के हिसाब से जहां पे मैंने एक वॉशिंग पाउडर को एक मशीन गन की तरह कह दिया था, अगर मैं एक कंपनी हूं जो कि एक इंडियन कंपनी है और वो एक फंडिंग सीख करती है किसी बाहर की कंट्री से, फॉर एग्जाम्पल यूएस से या फिर एक यूरोप से या फिर से यूके से, उसे कुछ पैसा चाहिए और वो बाहर की किसी बैंकिंग कंपनी से वो फंड सीख करती है क्योंकि वहां पर रिलेटिवली ये फंडिंग की कॉस्ट कम होती है। नाउ अगर उसको ये बाहर से लोन सीख करना है तो वो किस तरह से डिपिक्ट करेगी, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उस बैंक के आगे प्रेजेंट करेगी। नाउ जस्ट इमेजिन द केस, अगर ये एक यूएस या यूरोपियन बैंक है तो क्या उसको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर होंगी भी? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब तो इंडियन गैप या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना है। एंड ऑफ कोर्स एक यूएस बैंक या एक यूरोपियन बैंक को इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज नहीं होगी। सो व्हाट हैपेंस, इस कंपनी को शायद किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस लैंग्वेज के अंदर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना पड़ेगा जो इन बैंकिंग कंपनीज को समझ आते हैं। एंड दीज आर एक्चुअली योर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो जब भी मैं IFRS की बात करता हूं, आई एम लुकिंग एट सम ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं उन ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं जहां पर हर जगह पे, नो मैटर विच कंट्री, किसी भी देश के अंदर, किसी भी प्रदेश के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, चाहे वो जिस भी कंपनी में किसी भी कंट्री में काम करती है, वो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज करते हैं सो दैट ये सब लोगों को वर्ल्ड वाइड समझ आ जाए। राइट? गॉट द कॉन्सेप्ट? व्हाई द IFRS आर इंपॉर्टेंट? So when I say IFRS are there, the advantage that I have as a company, now when I say this कि कुछ कंपनीज IFRS पे काम करती हैं,
इंडिया में भी ऐसी काफी कंपनीज हैं जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के ऊपर प्रिपेयर करती हैं. अ फ्यू नेम्स वुड इंक्लूड, आई एम श्योर वी नो दिस नेम, इन्फोसिस, एयरटेल. ये वो सब कंपनीज हैं. ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर भी जो अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के ऊपर तैयार करते हैं. इसका ये मतलब है कि क्या वो इंडिया के ऊपर, अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करते हैं? नो, इट्स नॉट दैट. दे प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोथ अंडर आईएफआरएस एज वेल एज इंडियन गैप. इंडियन गैप पे किस लिए? क्योंकि यहां पे हमारे पास एक इनकम टैक्स अथॉरिटी है, हमारे पास एक सेबी है या हमारा बीएससी है जहां पे ये कंपनीज लिस्टेड है. यहां पे हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स भी है जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चाहता है. लेकिन ये कंपनीज एक पर्टिकुलर रीजन में भी ऑपरेट करती हैं. सो व्हाट इट मीन्स कि उन्होंने खाली इंडियन गैप के हिसाब से फाइलिंग या प्रिपरेशन नहीं की है. दे हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड ऑन आईएफआरएस सो दैट जो इसके यूजर्स हैं, द यूरोपियन बैंक्स और द यूएस बैंक्स या कुछ कंपनीज, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस और एयरटेल, इवन विप्रो, वो सब के सब यूएस के अंदर भी लिस्टेड है. तो उनको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बनाकर उन पर्टिकुलर यूजर्स को प्रेजेंट करनी पड़ती है. राइट? एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी वुड सी कि कुछ कंपनीज हैं जो कि बोथ आईएफआरएस और आईगैप के ऊपर काम करती हैं. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल द कंट्रीज ऑपरेटिंग अंडर द यूरोपियन रीजन, जिसको हम ईयू जोन भी कहते हैं, जर्मनी, बल्गेरिया, रोमेनिया, फ्रांस फॉर एग्जांपल, इन सब के यहां पे आईएफआरएस का यूज जो है वो मैंडेटरी है. आज की डेट में अगर मैं आज की बात करूं तो मोर देन 120 प्लस कंट्रीज, 120 से ऊपर कंट्रीज के अंदर आईएफआरएस का यूज जो है या तो वो मैंडेटरी है या वो रिकमेंडेड है. Even in Asia, for example, countries like Singapore, Australia, Hong Kong, ये सब परमिट करती हैं इन आईएफआरएस के यूज के बारे में. राइट? तो ये हमारा एक आईएफआरएस के स्कोप की बात है. लेकिन अगर मैं आईएफआरएस की बात करता हूं और मैं देखता हूं कि इंडिया के अंदर कुछ कंपनीज जो हैं आईएफआरएस के ऊपर काम कर रही हैं, ऐसा क्या है आईएफआरएस के अंदर जो शायद इंडियन गैप में या किसी और लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर नहीं है? आई वुड लाइक टू नो दैट. So what do? I would just try to identify how these IFRSs are different from the Indian GAAP. ऐसा क्या फर्क है हमारे लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, हमारे इंडियन गैप के अंदर और इन IFRSs में, जो कि उन IFRSs को शायद थोड़ा सा बेहतर बना देता है. And when I look into that, I would try to ask myself कि मैंने अब तक जो पढ़ा था क्या वो कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैंने शायद कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही गलत समझ ली हो? कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो नहीं है ऐसे जो मैंने शायद 11th क्लास से या मेरे अपने बीकॉम के अंदर से पढ़ना शुरू किया एंड शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, शायद वो कुछ गलत हो चुके हैं, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शायद ठीक नहीं आ रही है. लेकिन जब मैं इस आईएफआरएस को देखता हूं तो प्रोबेबली मैंने आज तक जो भी सीखा है वो गलत नहीं था. इसकी थोड़ी सी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी जो शायद डिफरेंट है हमारे लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे. जब भी मैं आईएफआरएस की बात करता हूं, मेरी एक गेम चलती है, सो कॉल्ड सी गेम. अब सी गेम का मतलब कॉमनवेल्थ गेम नहीं है. राइट? सी गेम का मतलब है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो कि आईएफआरएस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं. कंजर्वेटिज्म, ये चीज तो हम लोग बहुत पहले पढ़ी थी. 11th क्लास के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता था क्लास के हमारे पेपर में, और हम इसको पास कर जाते थे, कंजर्वेटिज्म को. कंजर्वेटिज्म का कोई एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं? ओके, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म. अब सी का एक और मतलब निकलता है कंपेरेबिलिटी. इसका सिर्फ एक ही मतलब है, कंपेरेबिलिटी. अगर मुझे एक कंपनी के रिजल्ट्स को दूसरी कंपनी से कंपेयर करना है या मुझे उनको आपस में मैच करना है कि कौन सी कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस आ रही है, वहां पे इस कंपैरिजन का यूज होता है. इसका एक और मतलब आता है कि जो भी मैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करता हूं, जो भी मैं अपने अकाउंटिंग कन्वेंशन या प्रिंसिपल यूज करता हूं, वो मुझे
कंसिस्टेंट बेसिस पर इस्तेमाल करने हैं। हर साल मैं उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, उन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, रूल्स को फॉलो करूंगा, और इन केस में डिविएट करूंगा, आई शुड गिव एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर अबाउट दैट। ठीक है। जी का मतलब गोइंग कंसर्न। मैं ये मान के चलता हूं कि मेरी कंपनी हैज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, की वो चलती रहेगी सालों साल, हजारों साल तक चलती रहेगी, और उसके बाद भी कोई लिमिट नहीं है। सो व्हाट इट मीन कि मैं जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा वो मेरे आगे के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे। राइट। इज एक्रूअल, कि मेरे जो भी खर्चे हैं, जो भी मेरी इनकम है, एज एन व्हेन आई अर्न दोज, आई वुड डू इट ऑन एक्रूअल बेसिस। कैश रिसीप्ट का कोई लॉजिक आईएफआरएस के अंदर नहीं है। राइट। एम इज मैचिंग, मुझे अपने खर्चों को अपनी इनकम के साथ उस टाइम के हिसाब से मैच करना है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अ वारंटी एक्सपेंस हैज टू बी मैच्ड। हम इसको, जब हम प्रोविजंस का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो हम इसको और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली, ई इज द एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, वो ये कहता है कि एक कंपनी अपनी मैनेजमेंट से, अपने शेयर होल्डर से अलग है। पीपल में कम एंड गो, बट द कंपनीज कीप ऑन एग्जिस्टिंग, कंपनीज कंटिन्यू टू रन द बिजनेस। मैनेजमेंट चेंज होती है, शेयर होल्डर चेंज होते हैं, लेकिन कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं इन सब एस्पेक्ट्स को देखूं तो मेरे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या आई गैप भी इससे बिल्कुल अलग नहीं है। सो हमने जो भी आज तक सीखा है, जो भी आज तक पढ़ा है अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 11th, इट वाज एग्जैक्टली द सेम, कुछ भी फर्क नहीं था। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उन अकाउंटिंग रूल्स की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की थोड़ी सी अलग थी, जो कि इन आईएफआरएस के अंदर आती है, और हम उन्हीं प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे विद आवर क्लास ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।